ओके सो गाइस, आपका एक बारी फिर से स्वागत है हमारी डेली फ्रेश कमाल धमाल एपिसोड में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे अप्रैल जेनेट मेंडेस के बारे में। और आप लोगों को लग रहा है कि भाई ये भला कौन है, तो ये है हमारी एजे ली। और शायद इसके बाद आपको पता चल गया होगा कि एजे का रियल मतलब क्या है। तो मैं आपको कंप्लीट स्टोरी बताने वाला हूँ। उन्होंने कैसे अपने करियर को शुरुआत किया, कैसे उन्होंने अपने कैरेक्टर की शुरुआत करी, कैसे उन्होंने सारे किसिंग सीन किए और कैसे डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उन्हें 10 साल बाद वापस बुलाया और उन्होंने आखिर रिटायरमेंट लिया है क्यों, और अगर रिटायरमेंट ले लिया तो इन दिनों में वहाँ पे उन्होंने किया ही क्या। तो चलो मैं इसके बारे में आपको सब कुछ बताने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक पूरा देखना है। आप नए चैनल को अभी लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। और वो आप कह रहे थे ना मैं स्क्रीन में कुछ ज़्यादा ही घुस जाता हूँ, ये लो भाई थोड़ा सा दूर हो गया। एंड नाउ आप देख रहे हैं रेसलमैनिक्स एंड सब्सक्राइब करना तो बनता है। अब देखो यार, चीज़ों की शुरुआत बहुत दूर से हुई है। आप लोगों को जहाँ से लगता है ना उससे ज़्यादा दूर से उन्होंने अपने करियर को शुरू किया है। देखो सबसे पहले तो अगर कुछ बैकग्राउंड नॉइज़ आ रही है तो प्लीज़ यार मुझे माफ़ करना, बाहर कुछ काम चल रहा है। लेकिन आप एक्टिव नॉइज़ कैंसिलेशन ENC CNC जो है ऑन कर लेना, क्योंकि अभी आपको मेरी बात सुननी है अगर एजे ली के बारे में सब कुछ जानना चाहते हो। तो यार देखो, एजे ली का करियर शुरू होता है 2007 से, जहाँ पर वो रहती थी ना न्यू जर्सी के, जहाँ पे न्यू जर्सी में वो रहती थी, ऑब्वियसली न्यूयॉर्क न्यू जर्सी। तो वहीं के इंडिपेंडेंस सर्किट से उन्होंने रेसलिंग के लिए अपने दिल के दरवाजे खोल दिए, जहाँ से उन्होंने मन बना लिया था कि भाई मुझे कैसे भी करके रेसलिंग रिंग में घुसना है। उन्होंने वहाँ पे इतनी मेहनत करी और इतनी ज़्यादा मेहनत करी उस इंडिपेंडेंट न्यू जर्सी के सर्किट पे कि डब्ल्यूडब्ल्यूई की नज़र उन पे पड़ गई। अब एजे ली की जो एज थी वो महज 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 19-20 साल ही थी। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने जल्दी से उन्हें अपने रिंग में बुला लिया और डायरेक्ट रिंग में तो नहीं आई, लेकिन 2 साल मतलब 2007 से लेकर 2009 तक उन्होंने डब्ल्यूडब्ल्यूई की डेवलपमेंटल टेरिटरी में बहुत अच्छे से काम किया, जहाँ पर उन्होंने रेसलिंग करना सीखा, अपनी रेसलिंग स्किल को इम्प्रूव किया, माइक स्किल को इम्प्रूव किया और धीरे धीरे करके एजे ली वो सब सीख रही थी जो उन्हें सीखनी चाहिए। हालांकि इस समय तक एजे काफ़ी टाइनी लग रही थी, काफ़ी छोटी लग रही थी। भाई एक तो उनकी हाइट नॉर्मली छोटी ही है, लेकिन उस समय एज भी छोटी थी तो वो ज़्यादा ही छोटी लग रही थी। लेकिन फिर उसके बाद 2007 से 2009 तक के मतलब पहले इंडिपेंडेंट रेसलिंग में काम करना, फिर 2007 से 2009 तक डब्ल्यूडब्ल्यूई की डेवलपमेंटल टेरिटरी में रहना। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने सोच लिया था इस बंदे के साथ तो कुछ करना है। जिसके बाद 2013 में जब NXT का तीसरा सीजन आया और सबसे पहली बार हमें NXT के तीसरे सीजन में लेडीज़ देखने को मिली, जहाँ पे यू मेक द रेनफॉल वाली थीम सॉन्ग भी थी। एजे ली को वहाँ पे आने का मौका मिला, जहाँ पे उनके साथ केट लेन और बाकी सारे नाम भी हमें देखने को मिले थे। हालांकि एजे ली उस सीज़न को जीत तो नहीं पाई, क्योंकि उस सीज़न को जीता था केट लिन ने, लेकिन हमारी एजे ली ने वहाँ पे बहुत बड़े बड़े काम किए। नॉट ओनली उन्होंने ब्री बेला और निकी बेला के साथ भी मतलब उन्होंने एक अलायंस बनाई और उन्होंने अपना खुद का एक चिक बस्टर वाला कैरेक्टर इंप्रूव किया। यहाँ तक कि उन्होंने एपिको ने एक ट्रेनर मिले थे ना, वो प्रीमो एपिको वाले कोलोन्स, आपको याद होगा। तो एपिको के साथ भी उनकी स्टोरी लाइन थी। और यहाँ तक कि मैं आपको बता दूँ, एजे ली का ये जो किसिंग वाला कैरेक्टर है ना, वो भाई वो NXT के डेज से ही शुरू हो गया था। भाई NXT में रहते रहते ही 2009 तक उन्होंने कम से कम 2 बंदों को किस कर दिया था, जहाँ पे पहला नाम है कोडी रोड्स, यस दी अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स का, और दूसरा नाम है एपिको का, जो उनके उनके प्रोफेशनल बन के उनके साथ काम कर रहे थे। यही से इनका पूरा कैरेक्टर शुरू हुआ और फिर तो हम जानते हैं उन्होंने किसिंग की लाइन ही लगा दी। अच्छा चलो बीच में आपको बता दूंगा, लेकिन पहले स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। तो जैसे ही उनका सीजन खत्म हुआ, डब्ल्यूडब्ल्यूई ने NXT में चांस दे दिया और धीरे धीरे करके हमें उन्हें मेन रोस्टर पर भी देखने का मौका मिला। उन्होंने अपना पहला ही मैच केटलिन के साथ लड़ा और अपनी चैंपियनशिप भी उन्होंने केटलिन के हाथ में ही जीती। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो पे बैक में शायद उन्होंने केटलिन को हराकर वो डिवर्स चैंपियनशिप दी थी। जिसके बाद एजे ली ने धमाका ही मचा दिया भाई, कम से कम 305 दिन तक उस टाइटल को अपने पास रखा। बस हार गई वो हमारी, मैं जेलिना वेगा बोलने वाला था, लेकिन हार गई वो पेज के हाथों। रेसलमेनिया 30 के बाद अगले ही दिन उन्होंने एक ओपन चैलेंज कर दिया था, जहाँ पे पेज ने आकर उन्हें हरा दिया, लेकिन एजे ली ने 300 दिन तक उस टाइटल को अपने पास रखा। जिसके बाद उनका रिकॉर्ड हमारी निकी बेला ने तोड़ा, लेकिन चलो वो चीज़ें मैटर नहीं करती, क्योंकि ये बात सिर्फ एजे ली को लेकर है। एजे ली ने इसके बाद बहुत कुछ किया, जहाँ पे उनका एक सबसे बड़ी चीज़ निकल के आई कि रेसलमेनिया 31 में उनको एक टैग टीम मैच में काम करने का मौका मिला। फिर उसके बाद उन्होंने एक 6 मैन टैग टीम मैच भी लड़ा, जहाँ पे अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वो नटालिया और नयोमी के साथ एक टैग टीम मैच में थी, जिसके दौरान वो हो गई, नहीं पेज के साथ वो एक टैग टीम मैच में थी, जिसके दौरान वो हो गई इंजर्ड। और इंजर्ड वो इस प्रकार हो गई कि भाई साहब उनकी सर्वाइकल जो नर्व है, सर्वाइकल स्पाइन जो होती है ना, वो परमानेंट डैमेज ही हो गई, जिसकी वजह से हमारी एजे ली को अर्ली रिटायरमेंट लेनी पड़ी 2015 में। और शायद 2015 के नवंबर के बाद हमें एजे ली कभी देखने को ही नहीं मिली। तो अगर आपको लग रहा है ना कि एजे ली को डब्ल्यूडब्ल्यूई निकाल देता है, ऐसा कुछ तो उन्हें निकाला नहीं था, बल्कि हुआ ये था कि हमारी एजे ली को प्रॉब्लम हो गई थी, उनको सर्वाइकल स्पाइन में दिक्कत आ गई थी, इसलिए उन्होंने डब्ल्यूडब्ल्यूई को छोड़ दिया। अब इसके दौरान कुछ लेजेंडरी चीज़ें बता देता हूँ।
एजे ली ने डब्ल्यूडब्ल्यूई में उन्हें डेनियल ब्रायन के साथ शादी करने का मौका मिला, डेनियल ब्रायन को पप्पी करने का मौका मिला। उसके बाद क्या कहते हैं, जॉन सीना के साथ उन्हें रिंग शेयर करने का मौका मिला। वो एक बार तो स्मैकडाउन की जनरल मैनेजर ही बन गई थी। और बाकी अगर उनके किसिंग सेगमेंट की बात कर ली जाए तो जस्ट नाम देखो, द अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स, प्रीमो, इतना बड़ा नाम तो नहीं है लेकिन आता है ना लिस्ट में, प्रीमो। उसके बाद केन, उसके बाद जॉन सीना, उसके बाद सीएम पंक, उसके बाद डेनियल ब्रायन, डॉल्फ जिगलर, यहाँ तक कि होम्स वॉगल, 7 से 8 बंदों को हमारी एजे ली ने किस किया। बल्कि उन्होंने तो अपना एक पर्सोना ही बना लिया था उसके खिलाफ। और ये जो आज आप लिव मॉर्गन को देखते हो ना कि मैं बैडर हूँ, तो ये पूरा का पूरा कैरेक्टर कॉपी पेस्ट हुआ है एजे ली से। जिस तरीके से हमारी लिव मॉर्गन रिंग में बैठती हैं, जिस तरीके से हमारी लिव मॉर्गन रिंग के नीचे से निकल के आके एक्ट करती हैं, ये सब का सब एजे ली का ओरिजिनल कैरेक्टर है जो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने बाद में लिव मॉर्गन को दे दिया। मज़ा तो तब आएगा जब इन दोनों क्रेजी कैरेक्टर्स एक दूसरे के सामने लड़ेंगे। वैसे हमारी एजे ली ने केटलिन के साथ एक टैग टीम भी बनाई थी जिसका नाम था द चिक बस्टर्स। ज़्यादा चला तो नहीं लेकिन मज़ा बड़ा आया वो सब देख के। अब आप सोच रहे होंगे कि अपने 2015 के एग्जिट के बाद एजे ली ने किया क्या। सबसे पहले तो रिहैब किया। ऑब्वियसली उनके सर्वाइकल स्पाइन में दिक्कत आई थी तो उसको तो ठीक कराना ही था, लेकिन उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी राइटिंग पे कर दी। शी इज़ अ ब्रिलियंट राइटर। और काफ़ी उन्होंने वर्ल्ड ऑफ रेसलिंग, जहाँ पे वुमेन्स ऑफ रेसलिंग को प्रोड्यूस भी किया 2021, 22, 23 के बीच में। वो कभी रेसलिंग से अछूती नहीं थी। सीएम पंक से बहुत कुछ सोचती, क्योंकि सीएम पंक के साथ तो उनकी शादी हो गई थी ना, तो सीएम पंक से सारी रेसलिंग के बारे में जानकारी लेती रहती थी। लेकिन कभी भी उन्होंने रिंग के अंदर आने की सोची ही नहीं, क्योंकि वो खुद को रिटायर मान चुकी थी। हाँ, ये सच बात है। 2014, 15, 16 तो छोड़ो, 2023 तक भी जब सीएम पंक डब्ल्यूडब्ल्यूई में आ चुके थे तब भी एजे ली का कोई प्लान नहीं था डब्ल्यूडब्ल्यूई में आने का। ये बस यही समझो जैसे एज का नहीं हुआ था कि ट्रिपल फ्यूजन नेक सर्जरी, उसके बाद करियर खत्म, तो कुछ वैसे ही हमारी एजे ली के साथ भी हो गया। लेकिन एजे ली ने अपने मेन टाइम में बहुत सारी मूवीज़ को लिखा, बहुत सारे क्या नाम है प्लेस को लिखा, बहुत सारे टीवी शोज़ में काम किया। ऐसा उन्होंने अपना काम चलाती रही और फाइनली वो भी एज की तरह ठीक हो गई। और मैं आपको ये बताऊं कि भाई ऐसे नहीं था इट्स आउट ऑफ नोवेयर, बल्कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने समर स्लैम के अराउंड ही ये चीज़ें बुक कर दी थी कि सेथ रॉलिंस के साथ बेकी लिंच को जोड़ना है और एजे ली को बुक करना है। और तभी से ही एजे ली से डब्ल्यूडब्ल्यूई बात करने लग गई थी। फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई के लोगों ने, डब्ल्यूडब्ल्यूई के जितने भी एग्जीक्यूटिव है, जितने भी डॉक्टर्स हैं, उन्होंने एजे ली को एग्जामिन किया और फाइनली एजे ली को कर दिया ओके कि अब आप आ सकते हो। और इसी तरह एजे ली फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन 2025 शिकागो में हमें देखने को मिली और इतना ग्रैंड एंट्रेंस उन्हें मिली। भाई साहब, पहली ऐसी मैंने बंदी देखी, मतलब यार सीएम पंक के आने से भी कोई ट्रेंड शुरू नहीं हुआ था, लेकिन एजे ली के आने के बाद प्रॉपर ट्रेंड शुरू हुआ। भाई लड़कियां रील बना रही हैं यार उनका अटायर लेकर के, एजे ली इज बैक। तो आप समझ लो कि वो कितनी बड़ी बंदी है। वो किसी को नहीं पता था कि 2007 में अप्रैल जीनेट मेंडेस एजे ली क्या ग्रैंड कैरेक्टर बना के आएंगी। ग्रैंड कैरेक्टर, ग्रैंड बोलिएगा मैंने, ग्रैंड कैरेक्टर बना के आएंगी। भाई मार्च 19 उनका जन्मदिन आता है 1987। अब वो 38 साल की हैं, लेकिन भाई वो बहुत कुछ कर सकती है। और एजे ली ने, मैं चाहता हूँ कि एजे ली जितनी हाइप पे आई है ना, डब्ल्यूडब्ल्यूई उनको वो हाइप डिलीवर भी करे। ये वन हिट वंडर ना हो कि अभी आई हैं तो अभी चमक रही हैं फिर उसके बाद नॉर्मल हो जाए। सो दैट इज़ इट गाइस, अभी के लिए तो बस इतना ही। यही थी एजे ली की पूरी स्टोरी जो 2007 से एक छोटे से सपने से शुरू हुई थी और फिर 2025 शिकागो में एक ग्रैंड अफेयर बन गया। बाकी आपको इन सब के बारे में क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बता देना। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें। बाबू सोना है तो बात कर ले, नहीं है तो ढूंढ ले, बिकॉज लाइफ इज टू शॉर्ट, टुमारो इज नॉट गारंटीड। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय माता दी, लेट्स रॉक एंड पीस।